गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर चल रहा था अपना। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को अपन ने पूरा कर लिया था। एक्सरसाइज अपन कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, अपने लाभों और हानियों को 2:1 में बांटते हैं। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ अपने को 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 की। बैलेंस शीट को देखना भाई। सबसे पहले एसेट साइड को देखते हैं अपन। बैलेंस शीट में से अगर अपन काम के डेटा निकालें तो सबसे ज्यादा काम के डेटा कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गुडविल अकाउंट खुला हुआ है या नहीं है। मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर गुडविल है तो वो खुली हुई है। दूसरा पॉइंट, कोई फिक्टिशियस एसेट्स है क्या। बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई भी ऐसा खर्चा जिसका डेबिट बैलेंस दिखाया गया है तो उसको भी अपने को ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके अलावा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठाते हैं अपन, और इसके अलावा कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को देखते हैं। ये चार डेटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो भाई, एसेट साइड के अंदर सबसे पहले बैंक बैलेंस दिया हुआ है 17,200 रुपए का। उसके बाद में डेटर्स करके इनर कॉलम में 16,000, लेस कर रखा प्रोविजन 1,200 रुपए, और आउटर कॉलम में राशि डाल रखी 14,800 रुपए। उसके बाद में स्टॉक बोल रहा है 43,000 से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 42,000, बिल्डिंग दे रखी है 36,000, और गुडविल दे रखी है 3,000। अगर एसेट साइड को देखें तो कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, लेकिन ख्याति खाता ऑलरेडी खुला हुआ है। जब भी ख्याति खाता खुला हुआ होता है तो सबसे पहले अपन ओल्ड पार्टनर्स के अंदर इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले दे रखा क्रेडिटर्स 30,000 का, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया वेतन 1,000 रुपए का। ठीक है, लायबिलिटी है। बाद में बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, अमाउंट दे रखा 6,000 का। अब देखो भाई, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। यदि लायबिलिटी 6,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा आपने 6,000, इसकी लायबिलिटी अगर कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा 6,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि मान लो जैसे रिजर्व बना रखा आपने 6,000, जिसमें से लायबिलिटी है 4,000 की, तो 4,000 की लायबिलिटी रहने देंगे, बचेगा कितना 2,000 को अपन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यदि रिजर्व अपने पास 6,000 और लायबिलिटी भी 6,000 है, तब कुछ भी नहीं बचेगा। यदि रिजर्व 6,000 और लायबिलिटी मान लो आ गई 8,000, तो ऐसी कंडीशन में कमी कितनी रही 2,000 रुपए की। इस 2,000 को अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जनरल रिजर्व देखा 9,000। जनरल रिजर्व को तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो आंख बंद करके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और बाद में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है एक्स की 60,000 और वाई की 50,000 रुपए, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट दे रखा 1,56,000 रुपए। ठीक है, तो बैलेंस शीट को अगर अपन देखें तो बैलेंस शीट से काम आने वाले डेटा कौन से है। सबसे पहले एसेट साइड में गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। उसके अलावा जनरल रिजर्व है, जिसको अपने को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। लास्ट चौथी चीज अपने पास बचती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसकी सूचना क्या मिलती है, उस सूचना के अकॉर्डिंग अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। दे एडमिटेड जेड इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने जेड को 1 अप्रैल 2017 से 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। नया पार्टनर आया जेड 1/4 हिस्से के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स, और जेड 1/4 हिस्से के लिए आया है। जेड अपना सारा का सारा हिस्सा किससे परचेज कर रहा है, एक्स से। इसका मतलब जेड जितना भी ख्याति का पैसा लेकर आएगा वो सारा का सारा ख्याति का पैसा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। बात समझ आ रही है। अगर अपन यहां पर एनपीएसआर निकालना चाहें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए भाई, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर। एनपीएसआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
OPSR माइनस सैक्रिफाइस। बात करें y की तो y ने तो कोई सैक्रिफाइस किया नहीं है, केवल x का निकलेगा। पहले कितना था 2/3, त्याग कितना कर दिया 1/4 का। पहले कितना था 2/3, त्याग कितना कर दिया 1/4 का। लघुत्तम कितने आएंगे 12। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 4 गुणा 2 8 माइनस 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार 3, 5/12। बात समझ आ रही है? अब देखना भाई आगे चलते हैं। x का आ गया 5/12, y का कितना है 1, पहले था 1/3, हर की संख्या कितनी करनी है 12, 4/4 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4/12। और z के बारे में बात करें कितना है इसका 1/4, हर की संख्या 12 करनी है, 3/3 से गुणा कर दे 3/12। और इनका नया लाभ है बल अनुपात क्या आ गया 5:4:3। त्याग केवल किसने किया है, देखो भाई पहले y का लाभ पैसा कितना था 1/3, अब भी कितना है 4/12 बोलते हैं 1/3 बोलते, बात एक ही है। मतलब y के लाभ के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल जो लाभ के हिस्से में परिवर्तन हुआ है वो x के लाभ के हिस्से में परिवर्तन हुआ है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग डिसीजंस वर मेड एट दैट टाइम। और जब जेड अपनी फर्म में आता है तो जो डिसीजन लिए गए, जो निर्णय लिए गए हैं वो निम्न प्रकार है। क्या बोलता है, जेड ब्रिंग्स 30,000 इन कैश। जेड जो है 36,000 रुपए नगद लेकर आएगा। एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ ₹14,000 एज इज कैपिटल। अर्थात जो नया पार्टनर जेड आ रहा है वो अपनी पूंजी के लिए 36,000 रुपए नगद लेकर आएगा और 14,000 रुपए के राम लिमिटेड के शेयर लेकर आएगा। इसका मतलब वो कुल मिलाकर पूंजी के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है 50,000 रुपए लेकर आ रहा है। अपने पास क्या क्या चीज आ रही है, दो चीज आ रही है। अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एक तो अपने पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 36,000। दूसरी चीज क्या आ रही है अपने पास राम लिमिटेड के शेयर, तो शेयर ऑफ राम लिमिटेड असेट है, शेयर ऑफ राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 14,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना पैसा 50,000। अब देखो कैश बैलेंस, बैलेंस की एसेट साइड में शो होगा, राम लिमिटेड के शेयर बैलेंस की एसेट साइड में शो होगा और जो अपना जेड है उसके पूंजी खाते में 50,000 रुपए चले जाएंगे। बात समझ आ रही? जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, शेयर ऑफ राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आगे चलो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल वर्थ ₹12,000। वर्तमान में जो गुडविल की वैल्यू है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है वो है 12,000 रुपए। ठीक है। नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है 1/4 हिस्से के लिए। अर्थात पूरी फर्म का लाभ का हिस्सा परचेज करें तो अपने को कितना पैसा देना पड़ता है 12,000। जेड ने कितना हिस्सा परचेज किया 1/4, इसलिए जेड का ख्याति का पैसा कितना बनेगा 12,000 गुणा 1/4, तो 3,000 रुपए जेड का ख्याति का पैसा बन जाएगा। बात समझ आ रही है? आगे चलो। जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और जो नया पार्टनर है वो ख्याति का पैसा भी कैसे लेकर आ रहा है, नगद लेकर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज्ड बाय 10% एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको 10% से बढ़ाना है, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहूं तो बकाया वेतन, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। बकाया वेतन कितना दे रखा है 1,000 रुपए का, अब इसको इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये बकाया वेतन अपने को नहीं चुकाना। इसका मतलब देखो पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी थी, चुकाना था, अब नहीं चुकाना। अर्थात लायबिलिटी क्या हो गई अपनी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी तो अपने को क्या होगा प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी कम करते हैं, लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कौन से खाते में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 5% एंड स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 2400। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से कम करना है, कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 4,000। जो अपने विविध लेनदार हैं उनको अपलिखित करना कितने रुपए से 4,000 से। अर्थात लेनदारों को 4,000 रुपए कम करना है। अर्थात अपने को फायदा हो रहा है, लायबिलिटी अपनी 4,000 से कम हो रही है। ठीक है। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड एट ₹9,000।
जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपन ने 6000 का बना रखा है, उसके विरुद्ध लायबिलिटी कितने रुपए निश्चित हुई है? 9000 रुपए। पहले लायबिलिटी कितनी थी? 6000। अब लायबिलिटी निकल कर कितनी आ गई अपने पास? 9000। लायबिलिटी कितने से बढ़ गई है? 3000 से। भाई 9000 की लायबिलिटी है, 6000 का रिजर्व है, अर्थात 6000 तो अपने पास पड़े हैं, कमी कितनी रह रही है? 3000। तो 3000 अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करने पड़ेंगे। खर्चा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डालना कहां पर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अपनी जर्नल एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पहले सीआर कितने से कर रखा था अपन ने? 6000 रुपए से। अब ये जर्नल एंट्री कितने से और हो जाएगी? 3000 से। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुल पैसा कितना चला जाएगा? 9000। लायबिलिटी भी कितनी है? 9000। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रिजर्व बना हुआ है। आगे चलो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो दे रखा है, इसकी जगह काट के कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह काट के कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के प्रवेश पर अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट तैयार करके दिखानी। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीन पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे अपने को, एक्स वाई और जेड। इधर भी तीन कॉलम, एक्स वाई और जेड। लास्ट में अपने को बनानी है बैलेंस शीट। सबसे पहले उठाएंगे अपन पुरानी वाली बैलेंस शीट को, और पुरानी वाली बैलेंस शीट से जो डेटा निकाल सकते हैं उनको निकालते हैं। तो सबसे पहले है अपने पास पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स के कैपिटल के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सीआर बैलेंस है। एक्स की कैपिटल दे रखी है अपने को 60,000, वाई की कैपिटल दे रखी है 50,000। जेड के कॉलम में आ जाएगा डैश। आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो लायबिलिटी साइड में ही जनरल रिजर्व दे रखा है 9000 और रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2:1 अर्थात 6000 और 3000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्थात एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और एक्स और वाई की सीआर में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। एक्स के कॉलम में 6000, वाई के कॉलम में 3000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे कुछ अलग है, इसको अपन बांट नहीं सकते। फिर गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, सबसे पहले इसको बंद करते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल अकाउंट असेट साइड में है, इसका मतलब इसका भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। खत्म करना क्या करना पड़ेगा? सीआर। डेबिट क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 3000 है तो 2000 और 1000, और एक्स और वाई की टीआर में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट। एक्स के कॉलम में 2000, वाई के कॉलम में 1000, जेड के कॉलम में डैश। इस प्रकार पुरानी बैलेंस शीट से जो डेटा थे अपन ने निकाल लिए। अगर अपन आगे चले तो नया पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए आया और सारा का सारा उसका हिस्सा उसने किससे खरीदा है? एक्स से परचेज किया है, ठीक है। फॉलोइंग डिसीजन वर मेड, नीचे जो निर्णय लिए गए उनके बारे में बात कर रहा है। जेड ब्रिंग्स 36,000 इन कैश
एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ रुपीज 14,000 एज इज कैपिटल। जो जेड आ रहा है वो 36,000 रुपए नगद लेके आ रहा है और 14,000 रुपए के राम लिमिटेड के शेयर लेके आ रहा है। एंट्री क्या बनेगी, अपने पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, राम लिमिटेड के शेयर्स आ रहे हैं तो शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और जेड के पूंजी खाते में क्या आ जाएगा, बाई कैश 36,000 रुपए बाई शेयर ऑफ राम लिमिटेड 14,000 रुपए। अब देखो भाई कैश का बैलेंस, कैश के बारे में बात करें तो इसको तो अपन सबसे लास्ट में पुराना कैश और वर्तमान में कितना है उसको ऐड करके सब बैलेंस शीट में सबसे लास्ट में दिखाते हैं। तो राम लिमिटेड के शेयर है को एज इट इज अपन बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर सकते हैं। शेयर ऑफ राम लिमिटेड, शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड अमाउंट दे रखा है 14,000। आगे चलते हैं भाई। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल वर्थ रुपीज 12,000 जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है भाई, गुडविल की वर्तमान में जो वैल्यू है वो दे रखी है 12,000। जेड ने कितना हिस्सा परचेज किया, 1/4। करते हैं कैलकुलेशन। जेड द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की गणना संपूर्ण फर्म की ख्याति, द गुडविल ऑफ टोटल फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू 12,000। जेड से शेयर, जेड का हिस्सा 1/4, इसलिए जेड द्वारा चुकाई जाने वाली ख्याति की राशि बराबर 12,000 गुना 1/4 कहूं तो 3,000 रुपए। क्योंकि जेड ने अपना संपूर्ण हिस्सा किससे परचेज किया है, एक्स से। इसका मतलब सारा का सारा ख्याति का पैसा ये किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। नया पार्टनर ख्याति की रकम नगद लेकर आ रहा है। एंट्री क्या होगी, CG0 कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ना अपन ने कैश अकाउंट बना रखा है ना गुडविल अकाउंट बना रखा है, पहली एंट्री कहीं कोई पोस्टिंग नहीं होगी। दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन, जेड, क्योंकि ये पैसा किसको मिलेगा, केवल एक्स, क्योंकि ये पैसा किसको मिलेगा, केवल एक्स को। एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स के पूंजी खाते में क्या आ जाएगा, बाय गुडविल। एक्स के खाते में 3,000। बाकी आगे गुडविल को निकालने के बारे में कोई सूचना है नहीं, और निकालने की सूचना नहीं है तो अपन अपनी तरफ से ट्रीटमेंट कर नहीं सकते। आगे चलते हैं। जो अपने देनदार हैं उनके ऊपर जो प्रोविजन है उसको इंक्रीज टू कहां तक बढ़ाना है, 10% तक। देखो भाई बैलेंस शीट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन है। डेटर्स दे रखे हैं अपने को अंदर के कॉलम में 16,000, लेस कर रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,200 रुपए, और आउटर कॉलम में राशि दे रखी है 14,800। इस तरह की बैलेंस शीट में अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब अपने ओरिजिनल डेटर्स कितने हैं, 16,000 रुपए के, जिनमें से डूबने वाला पैसा कितना लगता है अपने को, 1,200 रुपए, और डूबने वाले पैसे को अपन ने घटा दिया। इसका मतलब अपनी वास्तविक शुद्ध संपत्ति कितनी, 14,800। इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखा है। अब देखिए भाई कहता है कि डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन है वो उसको कहां तक बढ़ाना है, 10% तक बढ़ाना है। और प्रोविजन किसके ऊपर बनेगा, जो अपने वास्तविक डेटर्स हैं। वास्तविक डेटर कितना है, 16,000। अगर इनका 10% बनाए तो कितना होता है, 16,000 का 10%
1600 रुपए। इसका मतलब देखो भाई 1600 रुपए होता है, 1200 का प्रोविजन अपन ने बना रखा है, जबकि बनाना कितना है अपने को 1600 रुपए का, कमी कितनी है 400 रुपए की, और 400 के डेटर्स अपने को और बनाने, 400 के का प्रोविजन अपने को और बनाना पड़ेगा। अर्थात पहले पैसा डूबने वाला कितना था, डूबने की संभावना कितनी थी 1200, अब कितनी होगी 1600 की, अर्थात 400 रुपए का लॉस अपना और हो रहा है। और जैसे ही लॉस होगा तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और अपनी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स 400 रुपए। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखाने की, तो डेटर्स अंदर के कॉलम में कितने आएंगे 16,000 लेस प्रोविजंस 1600 रुपए, नेट राशि आउटर कॉलम में कितनी आ जाएगी 14,400। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। जो बकाया वेतन है इसका आपने को भुगतान नहीं करना। बकाया वेतन कितने का है 1000 रुपए का, भाई फायदा हुआ है। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बनाकर इसको अपन ने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख रखा था। लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सीआर, एंट्री क्या बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना पैसा 1000, पहले सैलरी सीआर थी, अब सैलरी को डेबिट कर दिया, नई बैलेंस शीट में सैलरी आएगी 0 रुपए से, अर्थात आएगी नहीं। आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 5%। इसका मतलब क्या हो कि जो अपनी प्लांट और मशीनरी है इनका मूल्यांकन अपन ने कितने से कर रखा है 5% ज्यादा से कर रखा है, और एंड स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 2400, और स्टॉक जो है इसको कितने से बढ़ाना है 2400 रुपए से बढ़ाना है। अब देखो भाई प्लांट और मशीनरी के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 42,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अपने पास है 42,000, और इसके बारे में क्या सोचना है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है इसकी वैल्यू 5% से 5% अधिक है, ओवर वैल्यूड है, अधिक बढ़ी हुई है। इसका मतलब देखना भाई, वर्किंग नोट बना देते हैं अपन, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन। क्या इंफॉर्मेशन है, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 5%। ठीक है, अभी इसकी वर्तमान में वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की 42,000 रुपए। पुस्तक मूल्य कितना है इसका 42,000, जो कि कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है, अर्थात इसमें से अपने को 5% कमी करनी पड़ेगी। देखो भाई, माना कि प्लांट एवं मशीनरी का वास्तविक मूल्य 100 रुपए, अधिमूल्यांकन 5% कहूं तो 5 रुपए, इसलिए पुस्तक मूल्य बराबर 105। ये तो कर रखा अपन ने क्या माना कि प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल वैल्यू कितनी इसकी 100 रुपए, अधिमूल्यांकन कितना कर रखा अपन ने 5%, 100 रुपए का 5% कितना होगा 5 रुपए। इसका मतलब इसका पुस्तक मूल्य कितना है 105 रुपए। यदि पुस्तक मूल्य 105 है, यदि पुस्तक मूल्य 105 है तो प्लांट एंड मशीनरी का वास्तविक मूल्य बराबर
100 रुपए। यदि पुस्तक मूल्य 1 है तो प्लांट एंड मशीनरी का वास्तविक मूल्य बराबर 100 बटा 105। यदि पुस्तक मूल्य 42,000 रुपए है तो प्लांट एंड मशीनरी का वास्तविक मूल्य बराबर 100 बटा 105 गुना 42,000। काटते हैं 20 5 100, 21 पंजे 105, 21 गुणा 2 42 और 2000 को 20 से गुणा करेंगे 40,000। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वास्तविक मूल्य कितना है 40,000 और अपन इसका अधिक मूल्यांकन कितने से कर रखा है, पुस्तक मूल्य कितना है 42,000, वास्तविक मूल्य कितना है 40,000। इसका मतलब अपन इसका अधिक मूल्यांकन कितने से कर रखा है 2000 से। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 2000 से डाउन करना पड़ेगा। करते हैं डाउन। संपत्ति की वैल्यू घट रही है, लॉस होगा, लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी और रिवैल्यूएशन की डीआर में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2000 रुपए। नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 रुपए। इस पॉइंट का एक आधा काम तो हो गया। आगे क्या रखा है, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 2400। स्टॉक को कितने से बढ़ाना है अपने को 2400 रुपए से। स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 43,000 रुपए। इसकी वैल्यू 2400 से बढ़ानी है, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की सीआर में आ जाएगा बाय स्टॉक 2400, बाय स्टॉक अकाउंट 2400 रुपए। नई बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 45,400 रुपए। भाई 43,000 पहले था, 2000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई 45,400। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%। बिल्डिंग का मूल्यांकन 10% से कम किया गया है। देखते हैं भाई, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग अपने को दे रखी है वो कितने परसेंट प्राइस के ऊपर है, 90% प्राइस के ऊपर है। और बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे रखी है अपने को 36,000। वर्किंग नोट नंबर 3, भवन का मूल्यांकन। पुस्तक मूल्य कितना अपने पास 36,000। माना कि भवन का वास्तविक मूल्य बराबर 100 रुपए। अब कम मूल्यांकन कितने रुपए से है, कितने परसेंट से है 10% से, और वास्तविक मूल्य 100 है। इसका 10% अर्थात कहूं तो 10 रुपए अपने कम मूल्यांकन कर रखा है। कम मूल्यांकन 10 रुपए से। इसका मतलब इसका पुस्तक मूल्य कितना होगा, इसलिए पुस्तक मूल्य बराबर 90 रुपए। अब देखते भाई, यदि पुस्तक मूल्य 90 है तो वास्तविक मूल्य कितना है अपना 100 रुपए। यदि भवन का पुस्तक मूल्य 90 है तो वास्तविक मूल्य बराबर 100। यदि पुस्तक मूल्य 1 है तो वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा, हो जाएगा 100 बटा 90। यदि पुस्तक मूल्य 36,000 है तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा 90 गुणा 36,000। 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36, 400 को 100 से गुणा करेंगे 40,000। मतलब भवन का वास्तविक मूल्य कितना अपने पास, कितना आएगा अपना 40,000 रुपए। वर्तमान में इसको अपने पुस्तकों में कितने से दिखा रखा है 36,000 से। वास्तविक मूल्य इसका कितना है 40,000। इसका मतलब इसका मूल्य 4,000 से बढ़ाना पड़ेगा और 4,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी अर्थात संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी। फायदा होगा, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन की सीआर में आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट।
4,000 रुपए। नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगी 40,000 रुपए। आगे चलते हैं। आगे इंफॉर्मेशन है अपने पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 4,000। लेनदारों को 4,000 से कम करना है, फायदा हो रहा है, लेनदारों को डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन की सीआर में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना, 4,000। देखो भाई पहले लेनदार कितने अपने 30,000 के, अब कमी कितनी होगी 4,000 की। नई बैलेंस शीट में लेनदार कितने आएंगे 26,000 से। नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे 26,000। आगे चलते हैं। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड एट ₹9,000। देखो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा आपने 6,000 का, इसके विरुद्ध दायित्व कितना निश्चित हुआ है 9,000 रुपए। अर्थात पहले अपन ने पैसा बचाकर रख रखा 6,000, जबकि चुकाना अपने को 9,000, अर्थात 3,000 अपने को और चाहिए, और 3,000 और चाहिए तो कहां से लेंगे अपन इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अर्थात लायबिलिटी बढ़ी है, 3,000 का खर्चा अपने एक्स्ट्रा सामने आया है, 3,000 का दायित्व अपना ज्यादा हुआ है। इसका मतलब दायित्व बढ़ेगा तो उसको और सीआर कर देंगे, और खर्चा हो रहा है लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और रिवैल्यूएशन की डीआर में आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना पैसा 3,000 रुपए। पहले 6,000 का बैलेंस था, अब कितना हो जाएगा 9,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 रुपए। आगे चलते हैं। बस सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। अब देखते हैं भाई बैलेंस शीट के अंदर कोई असेट लिखने से रह गई क्या। लेनदार आ गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ गया, जनरल रिजर्व का अपन ने बांट दिया, और कैपिटल जो है पार्टनर्स की लास्ट में आ जाएगी। असेट साइड को देखें तो बैंक बैलेंस सबसे लास्ट में लिखेंगे, डेटर्स आ गए, स्टॉक आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, और गुडविल को अपन ने बांट दिया। लास्ट चीज बची अपने पास बैंक बैलेंस, जो अपन लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का काम हो गया। अब क्या करना है, खाते बंद करने हैं। सबसे पहले कौन सा खाता बंद होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। खाते की कंडीशन देखने से साफ साफ पता चल रहा है क्या आ रहा है, प्रॉफिट। सीआर साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। 4 4 8 1 9 2 11,400 11,400। जो प्रॉफिट आएगा किसके बीच से बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में, पुराने लाभ वाली अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन, अपने एक्स और वाई, किस रेशियो में, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। यहां देखे तो 3 और 2 5,400, 11,400 में से 5,400 जाएंगे तो अपना पैसा बचेगा 6,000 रुपए, और इसका प्रॉफिट बचेगा अपना 6,000, जिसको अपन 2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा 4,000 और 2,000। एक्स को मिल जाएगा 4,000, वाई को मिल जाएगा 2,000। 2 वाला बाई में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एक्स के खाते में 4,000, वाई के खाते में 2,000, जेड के खाते में डैश। क्या करना है, खाते बंद करने हैं, कर दो। जेड को देखे तो 50,000 रुपए टोटल आ रहे हैं, वाई को देखे तो 50 और 5 55,000 55,000 टोटल आ रहा है। एक्स को देखे तो 60 और 66 70 73,000 टोटल आ रहा है। खाते के दोनों पक्षों का योग होता है बराबर 73,000 55,000 और 50,000। टू बैलेंस सीडी। जेड का बैलेंस तो 50,000 एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। वाई के खाते को देखें तो 55,000 में से 1,000 जाएंगे, कितना बचेगा 54,000।
एक्स के खाते को देखें 73,000 में से 2,000 जाएगा, बचेगा 71,000। ये कैपिटल कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्स वाई और जेड की 71,000, 54,000 और 50,000। कैपिटल का टोटल लगाए तो 3 जीरो, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 7 17, 1,75,000 रुपए। अब एक चीज बची है अपने पास, केवल बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने पास पैसा था 17,200। बैंक बैलेंस को देखते हैं अपने पास। पहले बैंक बैलेंस बढ़ा था 17,200 रुपए का। नया पार्टनर आया, नगद पैसा कितना लेकर आया था? 36,000 रुपए जुड़ गए। वो टोटल कैपिटल तो कितनी लेकर आया है? 50,000 की, लेकिन नगद कितना लाया है? 36,000। जो नगद पैसा है वही बैंक बैलेंस में जाकर जुड़ेगा। साथ में वो 3,000 गुडविल का पैसा लेकर आया, वो भी कैसे लाया है? नगद। कहीं पैसा गया नहीं तो एज इट इज बैलेंस अपने पास आ जाएगा 200 रुपए। 6 और 3 9 और 7 16 का 66, 1 3 और 1 4 और 1 5, 56,200 रुपए। बैंक बैलेंस 56,200 रुपए। अब करना क्या है अपने को? बैलेंस शीट का टोटल लगाना है, जो आपका होमवर्क टोटल आपको वो लगाना है। बैलेंस शीट का टोटल आती है, अपना क्वेश्चन सारा सही है। आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट में कोई भी समस्या आ रही है, कैसा भी पॉइंट कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चैट के माध्यम से आप कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हैं। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।